Hello students, we are doing the 10th chapter, that is microbes in human welfare, and in this chapter we are going to study the various beneficial activities of the microbes. स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया भी किस तरीके से माइक्रोब्स को हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमने कर्ड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखा, वी यूज़ द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस. ब्रेड को फॉर्म करने के लिए वी आर यूजिंग द बेकर्स यीस्ट. सिमिलरली जो साउथ इंडियन फूड्स हैं लाइक डोसा एंड इडली, ये फर्मेंटेटिव एक्टिविटी से तैयार किए जाते हैं. हमारे नॉर्थ इंडिया में जो जलेबी है दैट इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्मेंटेटिव एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोब्स. और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी किया. कई तरीके के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स ने बनाए हैं टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स. अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स दे आर मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई. वी ऑल्सो स्टडीड हाउ द एंजाइम्स, a number of organic acids, vitamins and other bioactive molecules, they are manufactured with the use of the microbes. And in our today's lecture we will study the microbes in sewage treatment and in biogas production. So student, total 6 areas जो है हमने covered करने हैं of the use of microbes in various areas. पहला हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया है माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. दिस वी हैव डन एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट 2 एरियाज, दैट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. So student, let's start the first topic, that is microbes in sewage treatment. Now what is सीवेज? सीवेज जो है स्टूडेंट दैट इज़ द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है, हमारा जो घर का वेस्ट है, पानी जो है उसमें एक्सक्रीटा प्रेजेंट है ना. तो ये जो वेस्ट वाटर है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है विच कंटेन्स ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है, विच इज़ द ऑर्गेनिक वेस्ट. And a number of pathogens, bacteria that is also present in this water. This is known as what? Sewage. Or before discharging this sewage directly into the natural water bodies, the sewage water that is made less polluted by treating it in sewage treatment plants. Students, तुमने अपने लोकेलिटी के आसपास कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूर देखा होगा. ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो सीवेज वाटर है उसको डायरेक्टली जो है वाटर बॉडीज़ में ना थ्रो किया जाए, उससे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करके उसे प्योरीफाई करके देन इट should be discharged into the nearby water bodies. So the municipal wastewater sewage, it contains what? It contains 99% water है और 1% क्या है, इसमें solid waste है. और solid waste में mostly क्या है, सारा का सारा organic waste है. And it contains a number of microbes also. बैक्टीरिया प्रेजेंट है, प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, माइक्रोएल्गी प्रेजेंट है, जो कि पैथोजेनिक है. पैथोजेनिक का मतलब डिजीज कॉजिंग है, जिनको हम डायरेक्टली किसी नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज नहीं कर सकते. इट विल अल्टीमेटली pollute the whole river or the stream. So it should be first treated in the sewage treatment plant and then it should be discharged into the nearby water body. सो सीवेज जो है उसकी ट्रीटमेंट की जाती है स्टूडेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, STP, टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग बाय यूजिंग हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज. देखो सीवेज के अंदर ही कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं जो कि पानी को प्योरीफाई करेंगे. एंड सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो 2 स्टेजेस में किया जाता है. दैट इज फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. टर्शरी ट्रीटमेंट भी होता है स्टूडेंट्स, बट दैट इज़ वेरी कॉस्टली. यूजुअली जो नॉर्मल STPs लगाए गए हैं लोकेलिटी के आसपास वो केवल 2 जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसके बाद पानी को किसी नियर बाई वाटर बॉडी के अंदर थ्रो कर दिया जाता है या डिस्चार्ज कर दिया जाता है. तो पहला जो ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स दैट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल की जाएगी पार्टिकल्स की. ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है और इसे ग्रिट चैम्बर्स या सेटलिंग टैंक्स में किया जाता है. और इसमें 2 चीज़ों को फॉलो किया जाता है, एक फिल्ट्रेशन
और एक सेडिमेंटेशन। फ्लोटिंग जो डेब्रिस है, जो हल्का वेस्ट है, जो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, जैसे पॉलीथीन के बैग्स हैं, तो उनको तो फिल्ट्रेशन से बड़ी बड़ी जालियां लगाई गई हैं, उन जालियों से वो जो सीवेज है दैट इज पास, तो जितना भी मोटा मोटा जो वेस्ट है वो फिल्टर हो जाएगा और पानी जो है इट विल पास थ्रू दी दोज फिल्टर्स। तो फिल्ट्रेशन की जाती है टू रिमूव द फ्लोटिंग डेब्रिस। उसके बाद जो सेडिमेंटेशन फॉलो किया जाएगा, सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, भी अगर कोई सॉइल है या छोटे छोटे से पत्थर हैं, पेबल्स हैं, तो उनकी सेडिमेंटेशन करके उनको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम दी सीवेज। सो ऑल सॉलिड्स दैट सेटल डाउन by filtration and by sedimentation, that is known as the primary sludge, and the supernatant it forms the effluent, और इसको आगे भेजा जाएगा for the secondary ट्रीटमेंट। तो देखो स्टूडेंट, सुपरनेटेंट क्या होता है और पैलेट क्या होता है, पीई पैलेट। देखो ये सोल्यूशन है, तो इसमें देखो कई जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, अगर देखा जाए कि या सैंड है, ठीक है, या फाइन सॉइल के पार्टिकल्स हैं, दे आर सस्पेंडेड इन दी वाटर, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन देखो जब किया जा रहा है तो जितने भी ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये देखो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ऊपर ये जो रह गया है दैट इज द सुपरनेटेंट। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उसमें एक तो फिल्ट्रेशन की जा रही है, दूसरा सेडिमेंटेशन किया जाता है, और सेडिमेंटेशन के बाद ये जो एफ्लुएंट है जिसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं, इसको आगे भेजा जाएगा फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से हमने फ्लोटिंग वेस्ट को रिमूव कर दिया, हमने फाइन सॉइल पार्टिकल्स जो हैं या छोटे छोटे पेबल्स हैं उनकी रिमूवल कर दी है बाय द प्राइमरी ट्रीटमेंट। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखो स्टूडेंट्स ये दिखाया गया है दैट इट इज़ दी स्क्रीन्स, देखो ये लगाई गई हैं, स्क्रीन्स लगाई गई हैं, इन स्क्रीन्स के थ्रू जो फ्लोटिंग वेस्ट है, पॉलीथिन है ना, सो दैट इज रिमूव्ड ऑफ। उसके बाद देखो ग्रिट चैम्बर्स हैं, ग्रिट चैम्बर में जो सॉयल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, या सैंड के पार्टिकल्स होंगे या छोटे छोटे पेबल्स होंगे, पत्थर होंगे, वो सेटल डाउन कर जाएंगे, और ग्रिट चैम्बर के बाद दैट वाटर दैट इज पास थ्रू दी सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही हल्की हैं, ठीक है, विच आर वेरी लाइट इन वेट, जो कि पानी के अंदर सस्पेंडेड हैं, वो सेडिमेंट होंगी, और फिर जो पानी ऊपर रह जाएगा एफ्लुएंट है, नाउ दैट इज पास्ड टू दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्टूडेंट्स दो प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं, एक है फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या है सेडिमेंटेशन, और इस तरीके से फ्लोटिंग वेस्ट को सॉयल, सैंड पार्टिकल्स या स्मॉल पेबल्स दे आर रिमूव्ड फ्रॉम दी सीवेज, and the effluent or the supernatant that is passed to the secondary treatment. सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स तीन मेथड्स हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के, एक एक्टिवेटेड स्लज मेथड है, दूसरा ऑक्सीडेशन टैंक्स हैं, और तीसरा है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड। बट हमने अपने इस सिलेबस में स्टडी करना है इन डिटेल अबाउट द एक्टिवेटेड स्लज मेथड, और यूजुअली यही मेथड जो है वो फॉलो किया जाता है फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। नाउ सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। वाई सेकेंडरी ट्रीटमेंट दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज इसमें माइक्रोब्स को यूज किया जाएगा टू डिस्पोज ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द वाटर। तो यहाँ पे हम माइक्रोब्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं पानी को प्योरीफाई करने के लिए, इसीलिए हम इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। So it involves passing of the primary effluents in the large aeration tanks में जो primary effluent है उसे collect किया जाएगा, और ये जो large aeration tanks होते हैं स्टूडेंट, इन्हें constantly agitate किया जाता है, हिलाया जाता है या mechanically हिलाया जाएगा। क्यों इनको बार बार हिलाया जा रहा है, agitate किया जा रहा है, ताकि इनके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती रहे, बिकॉज ये ऑक्सीजन यूज होगी to decompose or to dispose of the organic matter, organic waste which is present in the water. तो या तो कई बारी जो है वो एरिएशन की पाइप्स लगाई होती हैं, एयर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली मिक्स की जाती हैं इन दी प्राइमरी एफ्लुएंट, या फिर उनको लगातार एजिटेट किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि क्यों एजिटेटिंग बार बार की जाती है, सो दैट एयर इज पम्प्ड इनटू इट।
तो एयर की जब हम पंपिंग करेंगे, बिकॉज हम इसमें माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पानी जो है मोटा मोटा तो जो वेस्ट है वो हमने रिमूव कर दिया, हमने फ्लोटिंग वेस्ट को रिमूव कर दिया, वी हैव रिमूव दी सैंड एंड स्मॉल पेबल्स, बट स्टिल द वाटर इज डर्टी बिकॉज इट कंटेन्स द ऑर्गेनिक मैटर। हमने इस ऑर्गेनिक मैटर को अब खत्म करना है बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट विद द यूज ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रोब्स क्या होंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को यूज करेंगे और उनसे उनकी क्या हो जाएगी, विग्रस ग्रोथ हो जाएगी, दे विल ग्रो एंड दे विल फॉर्म व्हाट, फ्लॉक्स, दे विल फॉर्म व्हाट, फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स क्या है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया है एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है स्टूडेंट्स की जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसके लिए हम माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने के लिए इन्हें ऑक्सीजन चाहिए बिकॉज ये एरोबिक बैक्टीरियाज हैं। तो अब होगा क्या कि ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं ना, इस तरीके से तो ये ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म कर रहे हैं, तो इनकी क्या हो जाएगी, विग्रस ग्रोथ हो जाएगी, इनके मासेस जो है डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो मास डेवलप हुआ है बैक्टीरिया का, ठीक है, बिकॉज ऑफ द विग्रस ग्रोथ ऑफ दीज बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज व्हाट, फ्लॉक्स। और ये जो माइक्रोब्स हैं दे विल इंक्रीज द डाइजेशन और द कंजम्पशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड दे विल डिक्रीज द BOD। व्हाट इज BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये खत्म कर देंगे या कम कर देंगे, दे विल डिक्रीज द BOD। अब ये BOD क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है BOD की, BOD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर रहे हैं, उसके लिए ये ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, जो पानी के अंदर डिजॉल्व है, उसको यूज करते हैं। तो कितनी ऑक्सीजन यूज की जा रही है टू डिस्पोज ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज नोन एज BOD। ये इनडायरेक्टली मेजर क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को मेजर कर रहा है। अगर BOD की वैल्यू ज्यादा है, इट मीन ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए, इट मीन्स पानी ज्यादा पोल्यूटेड है। ओके स्टूडेंट्स, सो ग्रेटर द BOD ऑफ वाटर मोर इट इज पोल्यूटेड। एंड हम क्या कर रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, माइक्रोब्स जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करके ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो BOD है इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, BOD की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। एंड वंस द BOD ऑफ द सीवेज और वेस्ट वाटर जब वो रिड्यूस हो जाती है टू 10 to 15%, तो अब जो एफ्लुएंट है इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक where the bacterial flocks they are allowed to sediment and this sediment is known as activated sludge। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, हमने माइक्रोब्स को यूज किया ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर तो खत्म हो गया, बट ये जो बैक्टीरियाज हैं या फंजाई हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर रहे हैं, इनका मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको सेटलिंग टैंक में भेजते हैं इस पानी को। अब होगा क्या, जितने बैक्टीरियाज या फंजाई जो मासेस डेवलप हुआ है ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, और इस सेडिमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। तो ये एक्टिवेटेड स्लज है क्या, एक्चुअली ये बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, जिनका विग्रस ग्रोथ हुआ है ड्यू टू द डिस्पोजिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन द सीवेज। सो एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट जो है वो इनोकुलम के तौर पे यूज़ किया जाएगा इरिएशन टैंक में। अब जो इरिएशन टैंक में जब प्राइमरी एफ्लुएंट आया था, ठीक है, तो उसमें जो हमने एक्टिवेटेड स्लज डाला था, जो बैक्टीरिया या फंजाई डाले थे, वो कहाँ से डाले थे, यहीं से डाले थे, इनपुट हुआ था। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है जो इकट्ठा हुआ है, उसको उसका थोड़ा अमाउंट जो है वो एज इनोकुलम यूज़ किया जाता है इन दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। और जो बाकी एक्टिवेटेड स्लज है उसको कहाँ भेज दिया जाएगा स्टूडेंट्स, उसे एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में सेंड किया जाएगा। सो देखो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन दी वाटर, BOD जो है दैट इज प्रेजेंट, तो जैसे जैसे ये जो बैक्टीरियाज हैं ये ऑक्सीजन को यूज़ करके
ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो रही है, और अल्टीमेटली जो बीओडी है इट विल ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो जो पानी जितना ज़्यादा पोल्यूटेड होता है उसकी बीओडी की वैल्यू उतनी हाई होती है। जैसे जैसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं उसकी बीओडी की वैल्यू जो है वो घटनी शुरू हो जाती है, और जब बीओडी की वैल्यू जो है वो 10 to 15% हो जाती है, देन इट इज़ फिर उसकी क्या कर ली जाएगी, सेटलिंग सेडिमेंटेशन की जाएगी और एक्टिवेटेड स्लज को जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। सो ये देखो स्टूडेंट्स फिगर दिखाया गया है, तो देखो पानी जो है पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहले तो फिल्ट्रेशन की गई, ठीक है, उसके बाद ग्रिट चैम्बर्स में जो है सेंड किया गया टू रिमूव दी सैंड पार्टिकल्स एंड स्मॉल पेबल्स विच इज़ प्रेजेंट इन दी वाटर। फिर उसे सेटलिंग टैंक में भेजा गया, सेटलिंग टैंक में जितना सस्पेंडेड वेस्ट था उसको रिमूव ऑफ कर दिया गया। उसके बाद देखो पानी को कहाँ भेजा गया है, प्राइमरी एफ्लुएंट, ये देखो कहाँ जा रहा है, इनटू द एरिएशन टैंक जा रहा है। एरिएशन टैंक में हम क्या कर रहे हैं, हम माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं टू डिस्पोज ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन दी वाटर। तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, बट होगा क्या कि ये जो बैक्टीरिया है या फंजाई हैं ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो इनकी अब की क्या की जाएगी, सेटलिंग टैंक में इन्हें भेजा जाएगा। सेटलिंग टैंक में होगा क्या कि जितने बैक्टीरिया या फंजाई जो मल्टीप्लाई हुए हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट एज इनोकुलम फिर एरिएशन टैंक के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो लगातार आई जा रहा है, प्राइमरी एफ्लुएंट दैट इज कमिंग आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो एक्टिवेटेड स्लज है वो इनोकुलम के तौर पे यूज़ किया जाता है, और बाकी जो रह गया एक्टिवेटेड स्लज स्टूडेंट्स उसको एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे एन एरोबिक बैक्टीरिया अब ये जो स्लज है इसको डाइजेस्ट करेंगे, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट इकट्ठा हुआ है, ये बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं, इनकी बॉडीज़ को ये डिस्पोज ऑफ करेंगे, और इस तरीके से अब क्या होगी, बायोगैस की प्रोडक्शन होगी। तो स्लज जो है दैट इज पास्ड इनटू द लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, जहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो डाइजेस्ट करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट को एज वेल एज एरोबिक माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया फंजाई को विच आर प्रेजेंट इन द स्लज। स्पेशली मिथैनोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, और ये मिथैनोजेनिक बैक्टीरियाज जो हैं वो स्लज को डाइजेस्ट करके गैसेस फॉर्म कर रहे हैं, एंड दिस गैस दैट इज नोन एज बायोगैस। एंड बायोगैस इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, and the effluents from the secondary treatment plant that is released into the water bodies। तो इस तरीके से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो एफ्लुएंट होता है दैट इज रिलीज्ड इनटू द नियर बाई वाटर बॉडीज। तो पानी जो है, सीवेज जो है, उसको डायरेक्टली जो है डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा इनटू द नियर बाई वाटर बॉडीज, उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट करके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करके, फिर जो एफ्लुएंट है दैट इज डिस्चार्ज और इट इज रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज। एंड स्टूडेंट टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। तो ये जो हमने माइक्रोब्स को यूज़ किया, बैक्टीरिया या फंजाई को यूज़ किया पानी के अंदर ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको ख़त्म करने के लिए, तो अभी भी कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं इन्वेंट हुई है ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने के लिए विच इज़ प्रेजेंट इन दी वाटर। ये ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने के लिए वी आर यूजिंग दी माइक्रोब्स, एंड देयरफॉर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट, इट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सो देखो ये स्टेप बाय स्टेप फिगर्स दिखाए गए हैं। सो सीवेज है, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया, प्राइमरी स्लज है, प्राइमरी एफ्लुएंट है, प्राइमरी एफ्लुएंट को सेंड किया गया इनटू एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक्स में बैक्टीरिया या फंजाई जो हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे और वो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ख़त्म करते हैं। बीओडी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। बीओटी की वैल्यू जब रिड्यूस होगी देन दैट इज़ द सेकेंडरी एफ्लुएंट एंड देन इट इज़ डिस्चार्ज इनटू द नियर बाई वाटर बॉडीज़। और जो फ्लॉक्स हैं उनकी सेडिमेंटेशन करके एक्टिवेटेड स्लज जो है वो फॉर्म्ड हुआ। इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा बहुत पार्ट जो है एज एन इनोकुलम सेंड कर दिया जाएगा इनटू द एरिएशन टैंक,
और जो 95% पार्ट है उसे एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में सेंड किया जा रहा है, जहाँ पे एन एरोबिक बैक्टीरिया उस स्लज को डाइजेस्ट करके बायोगैस की क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन करते हैं. So, act enforced by the government of India to conserve the water bodies, National River Conservation Plan है NRCP. It was enacted in 1995 ताकि पानी की जो क्वालिटी है रिवर्स की उसको इम्प्रूव किया जा सके, एंड विच आर द मेजर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन आवर कंट्री. जो इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स है विच इज़ टेकन बाय द NRCP इंक्लूड्स टू कैप्चर द रॉ सीवेज flowing into the river through open drains and divert them for the treatment. Setting up of sewage treatment plants लगाए जाएं for treating the diverted sewage, और या फिर low cost sanitation toilets जो हैं वो बनाए जाएं to prevent the open defecation on the river banks, ताकि rivers जो हैं वो pollute ना हो सके. Ministry students for environment एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने इनिशिएट किया है गंगा एक्शन प्लान एंड द यमुना एक्शन प्लान टू सेव द मेजर रिवर्स ऑफ अवर कंट्री. गंगा एक्शन प्लान स्टूडेंट लॉन्च हुआ था ऑन 14 फरवरी 1986, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का दैट इज़ टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर गैंजेस by interception, by diversion and by the treatment of domestic sewage, and to identify grossly polluting units to prevent the pollution. इसी तरीके से यमुना एक्शन प्लान स्टूडेंट्स एक बायलेटरल प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान ने स्टार्ट किया है. ये लॉन्च हुआ था 1993 में, एंड इट वाज प्रपोज टू बिल्ड लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएं ताकि जो सीवेज है उसे ट्रीट करके ही डिस्चार्ज किया जाए इनटू द रिवर यमुना. Next है students microbes in the production of biogas. Now what is biogas? Biogas, it is a mixture of gases produced by the microbial activity, and this biogas, it is used as fuel. It is methane rich fuel. It contains what? It contains methane gas जो कि कैसे produce हुई है? Anaerobic breakdown of biomass with the help of anaerobic methanogenic bacteria. ठीक है, जैसे हमने एक्टिवेटेड स्लज जब कलेक्ट किया उसे हमने एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला, तो वहाँ पे ये जो एन एरोबिक बैक्टीरिया हैं उस स्लज को डाइजेस्ट करके क्या बना रही हैं? बायोगैस फॉर्म करती हैं, और बायोगैस में जो मेन गैस है दैट इज दी मीथेन. मिथेनोजेन स्टूडेंट्स वो बैक्टीरियाज हैं जो कि एन एरोबिकली ग्रो कर रहे हैं ऑन दी सेलुलोजिक मटेरियल, और उस सेलुलोजिक मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करके उससे बायोगैस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. And biogas is chiefly what? Methane gas along with small amount of carbon dioxide, traces of nitrogen, hydrogen sulfide and hydrogen gas. And these bacteria, they are collectively known as methanogens. For example, methanobacterium. Methanogen students present है activated sludge में present थे, और they are also present in the rumen part of the cattle. सो र्यूमन पार्ट हमें पता है कि जो कैटल्स हैं उनमें कंपाउंड स्टमक प्रेजेंट है. उनके स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम. तो ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं स्टूडेंट्स, ये कैटल के र्यूमन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और अ लॉट ऑफ सेल्यूलोजिक मटीरियल, सेलुलोज पे फीड करते हैं कैटल्स. सो अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटीरियल दैट इज प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन पार्ट. तो र्यूमन पार्ट में ये जो बैक्टीरियाज हैं मिथेनोबैक्टीरियम, ये सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं. तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल्स. और जो एक्सक्रीटा है कैटल का, कॉमनली जिसको हम गोबर कहते हैं, दैट इज़ रिच इन दीज बैक्टीरियाज. तो यूजुअली जो बायोगैस प्लांट है उसमें ये गोबर यूज़ किया जाता है, और ये जो गैस मैन्युफैक्चर की जाती है दिस इज़ ऑल्सो नोन एज गोबर गैस, और इसीलिए बायोगैस प्लांट्स को हम गोबर गैस प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं. तो इसमें हम काऊ डंग यूज़ करते हैं. काऊ डंग में नेचुरली ये बैक्टीरियाज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो कि काऊ डंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिस्पोज करेंगे और उससे बायोगैस तैयार की जाएगी. And so dung, it can be used for the generation of biogas commonly called gobar gas. So biogas की जो production है students वो 3 steps में की जा रही है. पहला step है anaerobic digestion,
जिसमें एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हो रही है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, पहले तो उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये पूरा एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइम्स की हेल्प से ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज चेंज इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। स्टेप 2 में जो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है इट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स बाय द फर्मेंटेशन। और तीसरे स्टेप में अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं इन पे एक्ट करेंगे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, और वो बायोगैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिनके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट बायोगैस। So these are the 3 steps in which the biogas production that is taking place. Biogas technology, the excreta of the cattle, that is the gobar, it is rich in the methanogens bacteria and it is used for the generation of the biogas. This is also known as gobar gas. और जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन की वो डेवलप हुई है इंडिया में, मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ IARI, Indian Agricultural Research Institute, and KVIC, Khadi and Village Industries Commission. So बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में ही स्टार्ट हुई है विद द एफर्ट्स ऑफ IARI एंड KVIC। बायोगैस प्लांट की स्ट्रक्चर कैसी है? बायोगैस प्लांट ज़रूर स्टूडेंट्स ने देखा होगा अपने आसपास। बायोगैस प्लांट दैट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक जो कि 10 to 15 फीट डीप होता है, जिसमें हम बायो वेस्ट जो हैं यूजुअली जो काउ डंग है उसको कलेक्ट किया जाता है और स्लरी ऑफ द डंग दैट इज़ फेड। एक फ्लोटिंग कवर होता है बायोगैस प्लांट के ऊपर दैट इज प्लेस्ड ओवर द डाइजेस्टर दैट मूव्स अपवर्ड। जब गैस कलेक्ट हो जाएगी तो वो फ्लोटिंग कवर जो है इट विल मूव अपवर्ड। गैस जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज रिमूव्ड एंड इट इज सप्लाइड थ्रू एन आउटलेट पाइप फॉर द कंजम्पशन पर्पस। और जो बाकी वेस्ट रह जाता है जिसको हम स्लरी कहते हैं उसे खाद के तौर पे, ठीक है, मैन्योर के तौर पे यूज़ किया जाता है। Biogas plant is more often built in the rural areas as large amount of cattle dung that is available easily. वहाँ पे easily available है cow dung, therefore biogas plant that is often built in the rural areas. So this is the structure of a biogas plant. So biogas plant में this is the digester. Digester में सारा का सारा जो waste है dung it is mixed with water in the ratio 1:1. ठीक है, सो इट इज़ एडेड इनटू द डाइजेस्टर एंड काउ डंग में नेचुरली ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है मिथेनोबैक्टीरियम जो कि जो काउ डंग है उसको डाइजेस्ट करेंगे जिससे गैस की प्रोडक्शन होगी, बायोगैस प्रोडक्शन होगी। और ये जो फ्लोटिंग लिड है इट विल राइज अपवर्ड, गैस जो है उसे कलेक्ट करके उसे कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और जो बाकी रह गया स्लरी जो रह गई है दैट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मैन्योर। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ biogas plant. Now what are the advantages of the biogas? It provides both energy and it is providing us manure also. Manure कैसे कि जो effluent, जो residue, जो बाकी रह गया waste digester के अंदर left after the fermentative generation of the biogas that is rich in minerals, it is rich in lignin content, cellulose, और ये एक ideal manure का काम करता है। जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट इट डज नॉट ऐड टू द पोल्यूशन, सो इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस, स्टोर किया जा सकता है, स्टोरेबल फॉर्म है, मोर एफिशिएंट है, इकोनॉमिक है, सस्ती है, कोई इसमें हमारा खर्चा नहीं लगा। जो हमने काउ डंग है उसी को हमने यूज़ किया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बायोगैस। इसको स्टोर भी किया जा सकता है, इट इज़ एफिशिएंट ऑल्सो, इट इज़ इकोनॉमिकल ऑल्सो, और ये मिनिमाइज करेगी द चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ द फीकल पैथोजेंस। जो पैथोजेंस होते हैं जो फीकल मैटर के थ्रू स्प्रेड करते हैं तो उनको भी हम उनकी जो चांसेस ऑफ स्प्रेड हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द बायोगैस. So students, this was all about the today's topic. So in today's topic, we discuss in detail how the microbes they are used in the treatment of the sewage and in the production of the biogas. So thank you all of you.